आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम जेएनके इंडिया के आईपीओ के रिव्यू के बारे में बात करने वाले और डिटेल में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर मैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम जाने का एक्साइटमेंट रहता है, तो इस आईपीओ में अभी तक कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं ओपन हुआ है। और ये ओपन नहीं होने का सबसे मेन कारण है वोडाफोन आइडिया का एफपीओ, जो एक इतना बड़ा एफपीओ था और उसमें इतना ज्यादा ग्रे मार्केट में काम हो रहा है कि सारे के सारे पंटर या फिर ऑपरेटर अभी तक वोडाफोन आइडिया में एक्टिव है। एक बार वहां पे एक्टिवनेस थोड़ी सी कम होगी, उसके बाद आपको और किसी भी आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम खुलता हुआ दिख सकता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो 2010 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। हीटिंग इक्विपमेंट सेगमेंट में ये काफी नीश प्लेयर है और अच्छा काम कर रही है। फाइनेंशियल्स में आपको नजर आ जाएगा। 23 से लेकर 25 तक आईपीओ ओपन होगा। 26 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 29 को शेयर्स या फिर आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। एंड 30th ऑफ अप्रैल को एक्सपेक्टेड है टेंटेटिव इसकी लिस्टिंग की डेट। रिटेल में 36 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,940 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में मिनिमम आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज काफी छोटा है। देखिए अभी हमारे दिमाग में ना जो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ था उसका साइज है, वो था एक मेगा एफपीओ 18,000 करोड़ का। यहां पे मात्र 650 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। 300 करोड़ का है फ्रेश इश्यू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। मतलब अगर इस आईपीओ में बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं आता ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ से, उसके बावजूद भी ये ओवर सब्सक्राइब होने की पूरी पॉसिबिलिटी जरूर रखता है। 395 से लेके 415 का इसका प्राइस बन। कट ऑफ प्राइस यूज करनी होती है रिटेल कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में 415 का प्राइस आपको टाइप करना होता है। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए होने वाला है। फाइनेंशियल्स में नजर डालेंगे तो सबसे पहले टोटल एसेट्स को अगर आप चेकआउट करोगे तो पिछले 2 सालों में टोटल एसेट्स डबल से ज्यादा हो गए हैं। रेवेन्यू एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास हो गया है। 138 करोड़ था 2021 में, बढ़ते बढ़ते 411 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इन द सेम वे 3 गुना के आसपास हो गया है। 16 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 46 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड 2023 फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में ऑलरेडी ये 46 करोड़ कर चुका है, तो अच्छी ग्रोथ रेट है। बट एट द सेम टाइम कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ते हुए 56 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में आपको बोरोइंग का पेमेंट का कोई भी क्लॉज नहीं है। वैसे देखा जाए ना तो कंपनी को सिर्फ मात्र 56 करोड़ या फिर 60 करोड़ की बोरिंग थी। कंपनी चाहती तो आराम से इस बोरिंग को रीपे कर सकती थी, डेट फ्री हो सकती थी। ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है फ्रॉम अ न्यू शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव। पर ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया वो तो कंपनी बता सकती है, पर ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली 2300 करोड़ की होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 का है, कंट्रोल्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.92 की आ रही है। ईपीएस निकल के आ रहा है 11.08 का और पी रेशियो रफली निकल के आ रहा है 43 के आसपास का। अगर हम इसके पीयर से पी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करेंगे तो देखिए अगर आप पीयर्स को कंपेयर करोगे तो सबसे पहला नाम आएगा थर्मैक्स का, जिसका पी रेशियो है 112। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक जिसका पी रेशियो 186। ये जो पीयर कंपैरिजन हो रहा है ना, यहां पे आपको पीयर कंपैरिजन में देखते हुए लग सकता है कि यार ये आईपीओ कंपनी काफी सस्ता ला रही है, पर ऐसा नहीं है। जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कंपनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, उनका पोर्टफोलियो बड़ा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, एक बड़ी साइज की कंपनी है। उसी के अगेंस्ट में जो ये नई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये ठीक डिमांड कर रही है। अगर आपका यही पी रेशियो 30-32 के आसपास होता तो मैं जरूर कहता कि ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है या फिर काफी सस्ता आ रहा है। पर क्योंकि इसका पी रेशियो है रफली 40 के ऊपर का, तो थोड़ा सा महंगा आपको मानना पड़ेगा। ऑल्सो इनके जो फाइनेंशियल फिगर्स आए ना, उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया है जो अभी तक शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। इनके फाइनेंशियल फिगर को नजर देखिएगा। 2023 के आप सबसे पहले रेवेन्यू को चेकआउट करिए 411 करोड़। उसी के अगेंस्ट में अगर आप दिसंबर 2023 यानी कि 9 महीने के रेवेन्यू की बात करोगे तो 256 करोड़ का है। रेवेन्यू काफी सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है, पर एट द सेम टाइम जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हो तो 46 करोड़ का 46 करोड़ रहा है। रेवेन्यू के डिक्रीज होने का बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट इंप्रूव होने का कारण कंपनी ये बता रही है कि भैया हमारे जो मार्जिन है वो इंप्रूव हुए। पर आप एक पॉइंट सोच के रखिएगा, सपोज करते हैं मैं एक प्रोडक्ट को पहले सस्ता बेच रहा था, बाद में मैंने उसी प्रोडक्ट पे मार्जिन बढ़ा दिए, तो क्या ये बड़े हुए मार्जिन लंबे समय तक सस्टेन हो पाएंगे? या फिर जस्ट बिकॉज इस कंपनी का आईपीओ आ रहा था, आईपीओ आने से पहले हमें वैल्यूएशन भी ठीक दिखानी थी कि यार देखो 40-43 का पी रेशियो, हमारे पीयर्स का पी रेशियो देखो कितना ज्यादा है, हमारा पी रेशियो देखो बहुत कम है। इसके लिए अननेसेसरी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया गया, बाद में वापस कम हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए जब आप फाइनेंशियल स्टडी कर रहे हो। वरना देखिए नॉर्मल फिगर्स पढ़ना बहुत इजी होता है, पर उसका इंटरप्रिटेशन करना और समझना कि किस तरीके से काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं इस कंप्लीट आईपीओ को कंक्लूड करूं, फाइनेंशियल्स में वैसे आप देखोगे फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे, पर थोड़ा सा डीप में जाके देखोगे तो आपके मन में थोड़ा सा शक, शंका, दुविधा आती है।
मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंशियल्स हमें लास्ट 9 महीने के लिखे, काफी सारे लोग इसको अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर ऐसी चीजें होना मुझे थोड़ा सा अपसेट कर देती है। तो ये मेरे लिए क्वेश्चन का पॉइंट है। मैं इस आईपीओ में तभी सब्सक्राइब करूंगा जब मुझे क्यूआईबी और एचएनआई बिग की कैटेगरी की तरफ से बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंकर लिस्ट अभी तक आउट नहीं हुई है। अगर एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आती है, क्यूआईबी 10-15 गुना से ज्यादा होता है और एचएनआई कैटेगरी भी एट द सेम टाइम 10 गुना से ज्यादा होता है, तो मैं इस आईपीओ को कंसिडर करने की बात करूंगा। आपको अपडेट मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। फ्री डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा है, जहां पे मेरा भी डीमैट अकाउंट है वही ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलिएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अभी हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं किस तरीके का रहा है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। देखिए, अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं ना एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था उस समय एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, रिजल्ट काफी खराब आया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बीटिंग देखनी पड़ी थी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को। इस बार अगर बात करें तो स्टॉक से एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी, एक्सपेक्टेशंस कम थी पर रिजल्ट भी कम ही आया है। सो जिस तरीके से एक न्यूट्रल स्टॉक का परफॉर्मेंस होती है स्टॉक मार्केट में, वैसी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे समझ लेते हैं। यहां पे अगर आप रिजल्ट को चेकआउट करोगे तो नेट प्रॉफिट में कोई भी हमें मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिली है। देखिए, कारण चाहे कुछ भी हो कि भाई कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रोविजंस बना दी, इसकी वजह से नहीं हो पाया इतना प्रॉफिट, बनना तो प्रॉफिट हो ही रहा था, बिकॉज हमें दिख रहा है कि नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, डिविडेंड कंपनी ने ठीक ठाक दिया है, नेट इंटरेस्ट कोर का मार्जिन भी 3.44% ऑफ द टोटल एसेट रहा है, जो अच्छा रहा है, एनपीए भी इंप्रूव होकर 1.24% पे हो गया। सारी चीजें मैंने मान ली, पर जब तक आपको बॉटम लाइन में अच्छा फायदा नहीं दिखेगा, जो हमारी स्ट्रीट होती है वो उसे पॉजिटिवली नहीं लेती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो। नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है पर इतना नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिर्फ 2.1% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट एट द सेम टाइम अच्छा 8.7% का ग्रो हुआ है, पर हम एचडीएफसी बैंक से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है 10% से, तो ये स्टॉक ग्रो होगा 15% से, क्योंकि ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड रहा है इसके पिछले 20 सालों का। पर क्या आगे भी ये सस्टेनेबल होगा? मुझे इस बार के रिजल्ट को देखते हुए यहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अब अगर हम टेक्निकली जाके भी इस कंप्लीट चार्ट को चेकआउट करेंगे तो ये तो था लेवल जब ये 1400 के नीचे गया था वैल्यू जोन, तो वैल्यू जोन से बाउंस बैक आना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हमारे यहां पे अपॉर्चुनिटी थी। आज के दिन जहां पे ये स्टॉक खड़ा है, अभी एक नो ट्रेड जोन में खड़ा है। अब इसमें नई ट्रेड बनती है जब ये 1600 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से यहां पे ये गैप डाउन हुआ था ना, यहां पे किसी बड़े सेलर ने भर भर के माल बेचा है। अब जब तक ये इस सेलर ने जो माल बेचा है या शॉर्ट करा है ये पूरा खप नहीं जाता, तब तक इस लेवल को क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट होगा। काफी लोग गैप थ्योरी में तो ये मानते हैं कि यहां पे ये गैप फिल हो जाएगा। मैं पर्सनली साइकोलॉजिकल लेवल पे ये मानता हूं कि एक बड़े प्लेयर ने जिसने ये गैप बनाया है आसानी से फिल होने कभी नहीं देगा। तो जब तक 1600 के ऊपर ये टेक्निकल लेवल पे क्रॉस नहीं होता है, नई एंट्री यहां पे नहीं बन पाती। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपको 1470 1480 के आसपास मिल रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएटली टू वॉच आउट रहेगा। अगर कल के दिन ये इस लेवल के सपोर्ट को नहीं सस्टेन कर पाता तो इसके लिए दिक्कतें आने वाले समय में बढ़ सकती है। अब अगर हम सबसे पहले नेक्स्ट चेकआउट करें एफआईज और डीआईज का एक्शन, तो एफआईज ने कैश मार्केट में और फ्यूचर्स के मार्केट में पिछले हफ्ते में भर भर के बेचा, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में भी आया है। 19 अप्रैल को आप चेकआउट करोगे तो न्यूट्रल सी सेलिंग हुई थी डीआईज की तरफ से और थोड़ा बहुत परचेज हुआ था एफआईज की तरफ से, मेजर फिगर नहीं था। अब इस वीक में आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है कि एक भी दिन आपको 1000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग नहीं मिलनी चाहिए एफआईज की तरफ से, एटलीस्ट कैश की मार्केट में, वरना मार्केट काफी प्रेशर में आएगा। और इस समय जब प्रेशर में आएगा तो वापस से थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप वाला सेगमेंट भी प्रेशर में आना स्टार्ट हो। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करेंगे तो बहुत सिंपल सा चार्ट बना हुआ है आपके लिए स्टडी करने के लिए। आज का प्राइस एक्शन आपको ऑन द स्पॉट तो दिख रहा है पॉजिटिव, पर जिस लेवल पे जाके इसने क्लोजिंग दी है या छूटा है ना, यहां पे चेकआउट करिएगा, जिस लेवल पे जाके इसने छूटा है उस लेवल पे जाके अगर आप सोचेंगे 22,400 के आसपास का, ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट जिगजैग करेगा। तो कल के दिन मार्केट के दोनों साइड के मूव देने का काफी अच्छा मौका होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड का मूव दिया और एंड में पता चला खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। तो यहां पे अब नई पॉजिटिव ट्रेड बनती है जब मार्केट 22,450 को क्रॉस करके ऊपर आता है, वरना ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रिवर्सल का रहेगा। अगर इस लेवल के आसपास कोई एक ऐसी कैंडल मिल जाए 5 मिनट या 15 मिनट पे जहां पे अपर वीक बहुत लंबी है, तो वहां पे अपर वीक का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड भी यहां पे इनिशिएट करी जा सकती है। अगर आप नीचे की साइड बात करेंगे तो नीचे की साइड अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा 21,950 का। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जिसके आसपास से मार्केट वापस से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा।
और सिर्फ अगर आप इस वीक की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली 22,100 पे भी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है। तो ये लेवल डिफेंड करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भी पुट राइटिंग करी है वो सब। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अगेन 48,600 400 से लेके 600 की रेंज मेजर रेजिस्टेंस होता है, तो गैप अप में काम नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो कभी भी मार्केट 47,300 350 के बीच में मिलता है तो वापस से बाउंस बैक के चांसेस हो जाते हैं। बेसिक माइंडसेट कल के दिन पॉजिटिव का रहेगा, पर अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, अपर विक लंबी मिलती हुई एक रिवर्सल कैंडल मिले तो वहां पे इंट्राडे की शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन अगर आप चेकआउट करोगे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन मिला है, रफली मैं ये 3:45 बजे वीडियो बना रहा हूं, QIB की तरफ से वोडाफोन आइडिया में अमेजिंग सब्सक्रिप्शन आया है। अगर ये सब्सक्रिप्शन 20 टाइम्स के ऊपर चल जाता है तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया है रिटेल में ऑलमोस्ट सबको, हर एक पर्सन को मिलने वाला है अलॉटमेंट, बिकॉज यहां पे आपको दिख तो रहा है कि ये ऑलमोस्ट 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन चाहिए थी 44 लाख और नंबर ऑफ एप्लीकेशन अभी 8-9 लाख के आसपास ही आई है। मतलब सब्सक्रिप्शन तो सबको मिलेगा, किसको मिलेगा कितना वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इन दी सेम वे HNI बिग कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शन मिलने की सबको थोड़ा थोड़ा तो चांसेस काफी हाई है। अभी के दिन पे, आज के दिन पे इसने क्लोजिंग करी है वोडाफोन आइडिया का, अगर आप प्राइस चेकआउट करोगे 12.90 पे, पर जिस तरीके से QIB की तरफ से और एंकर इन्वेस्टर की तरफ से यहां पर रिस्पॉन्स आया है, स्ट्रेंथ में रहने की पॉसिबिलिटी इसकी हाई रहती है। एक बार चाहे तो जिस दिन इसका FPO ओपन होता है नी जर्क बना सकता है, पर वो नी जर्क 15-20 मिनट से ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए अगर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।